वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सीसीएस रूल्स का प्रैक्टिस सेशन हम आपको करवा रहे हैं जो हेल्पफुल रहेगा आपके निटर की सेक्शन ऑफिसर एग्जाम के लिए, जो आपका 19 तारीख को होना है। उससे पहले आईआईटी का सुपरिंटेंडेंट का एग्जाम है आपका, जूनियर सुपरिंटेंडेंट का, जो आपका कल होना है, यानी कि 13 नवंबर को, जो आपका एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है, तो 13 नवंबर के एग्जाम के लिए हमने आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप है जो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। अभी तक जितने भी मेंबर्स ने ज्वाइन किया है वो हमारी एक्सेस करते हैं मॉक की पीडीएफ्स को। आंसर्स की सीट अलग से उसमें गिवन है, वो भी आप एक्सेस करते हो। तो हमने आपको काफ़ी पीडीएफ्स हैं जो उसमें भेजी हैं, जिसमें आपके एफआरएसआर की है, सीसीएस सीसीए रूल्स की है, सीसीएस कंडक्ट रूल्स की है, सीसीएस लीव रूल्स की है। आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो और मॉक हमने एक दो अवेलेबल कराए वो आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो हमने पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल कराया था, आईआईटी रोपड़ के लिए जो एग्ज़ाम था। लेकिन एक आईआईटी रोपड़ का जूनियर सुपरिटेंडेंट का लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ है, जिसकी पीडीएफ हमने अभी शेयर की है। उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन करी हुई है तो। एप्लीकेंट काफ़ी कम है, उसके बावजूद अगर दोनों को मिलाएं, दोनों पोस्टों के एप्लीकेंट, एसओ, ये नेटर एसओ का और ये आपका आईआईटी रोपड़ के जूनियर सुपरिंटेंडेंट का, फिर भी आप व्यूज देखते हो जो बच्चों के हैं, रिव्यू हैं, वो काफ़ी कम है यूट्यूब वीडियोस में। तो यूट्यूब वीडियो को बनाने में टाइम भी आपको पता है अच्छा खासा लगता है उस बात को समझाने में। लेकिन जैसा रिस्पॉन्स रहा उस हिसाब से फिर जिन बच्चों ने मेंबरशिप ली हुई है उनको अवेलेबल कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो फिर हमने एमसीक्यू की फॉर्म में ही उनको प्रैक्टिस सेशंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, और एग्जाम एग्जीक्यूट होने के बाद आप लोग रिप्लाई करोगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। तो ये क्लास आपके लिए एक मैराथन सेशन है, बिकॉज एग्जाम कल होना है। तो कल जितना आपने पढ़ा है, जो अभी तक पीडीएफ अवेलेबल हुई है, आप उनको जरूर रिवाइज करना। साथ के साथ में आपको पता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है आपका, जो करंट अफेयर्स हैं, ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप करोगे। ठीक है, अब 50% आता है रोपड़ वाले एग्जाम में या 60% सीसीएस रूल्स आता है, ये एग्जाम देने के बाद डिपेंड करेगा। बाकी प्रीवियस में आप चेक कर सकते हो कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए। तो इन क्वेश्चंस के लिए पीडीएफ को आपने रिवाइज करना है, माइंड को बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं लेके जाना है आपने। जो ये मैराथन क्लास होगी, अभी तक का पूरा ओवरव्यू आपको देंगे, इसलिए डेफिनेटली आप इस सेशन को अटेंटेटिवली होकर आपने समझना है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम अपनी ऑफिस प्रोसीजर के फाइल मैनेजमेंट से। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट। अब जो जो इंपॉर्टेंट लगता है कुछ कुछ डिस्कशन करेंगे, बहुत सारा नहीं हो पाएगा इसमें। आपसे पूछा जाता है ई फाइल के अंदर क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाता है ई फाइल में क्या चीज कंटेन होती है, तो आपने याद रखना है ई फाइल के अंदर क्या होता है, नोट्स होते हैं। ठीक है, जो भी करस्पॉन्डेंसेस हुई हैं, जो भी चैनल आपका कम्युनिकेशन का फॉलो हुआ है, वो दिखाई देगी क्या क्या हुआ है। जो भी आपने ड्राफ्ट बनाया है उसकी कम्युनिकेशन का पता लग जाएगा इस चीज से। किससे? ई फाइल से। यानी एक ई फाइल के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। रेफरेंसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लिंक भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी जो भी लिंक्ड फाइल्स हैं, लिंक्ड फाइल्स हैं यानी आप फाइल्स यहां पे डाउनलोड कर सकते हो ई फाइल के अंदर ये सारी चीजें। एक आपको अटैच्ड फाइल, जो भी फाइल का लिंक है, अटैच्ड फाइल मिलेगी आपको रेफरेंस पर्पज के लिए। ठीक है, तो एमसीक्यू में अगर ये चीजें आती हैं कि क्या क्या होता है, आपने बताना है। नोट्स होता है, करस्पॉन्डेंसेज होती हैं, ड्राफ्ट कम्युनिकेशन होता है, रेफरेंसेस होता है, लिंक या लिंक्ड फाइल्स होती हैं, अटैच्ड फाइल्स होती हैं। क्लियर हो गया? ये चीज आपने समझ ली थी। तो फाइल के अंदर क्या क्या हुआ आपको पता लगा, ये ई फाइल के अंदर है। ये ध्यान रखना, ई फाइल और फाइल में क्या डिफरेंस है। अगर फाइल में पूछा जाएगा ना, तो फाइल के अंदर नोट करो आपको क्या क्या होगा। नोट पोर्शन होगा, कॉरेस्पॉन्डेंसेस होंगी आपकी। ठीक है, नोट्स पोर्शन के बाद करेस्पॉन्डेंसेस होंगी। उसके बाद जो भी आपकी अपेंडिक्स होंगी वो आपकी सारे को देखने को मिलेंगी। आप जो भी अपेंडिक्स यानी आपके नोट्स की भी, और अपेंडिक्स आपके कॉरेस्पॉन्डेंस की भी। ठीक है साथियों, ये चीजें आपको जरूर देखने को मिलेंगी इसमें। अब आपके माइंड में क्लियर हुआ फाइल में क्या होता है और ई फाइल में क्या होता है। ई फाइल में कुछ लिंक हैं,
ड्राफ्ट कम्युनिकेशन है, वो चीज आपको अलग से मिल जाती है। बस ये डिफरेंस आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा एक रिकॉर्ड, अ रिकॉर्ड ऑफ फाइल्स ओपन्ड ड्यूरिंग अ कैलेंडर ईयर, अ रिकॉर्ड ऑफ फाइल्स ओपन्ड ड्यूरिंग अ कैलेंडर ईयर, वो किस में रखते हो आप, और उसको मेंटेन किया जाता है, तो किस में रखते हो आप, अगर वो पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा उसके लिए फाइल रजिस्टर। जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, ये मत सोचना ये केवल आईआईटी रोपड़ के लिए काम आएगी, नेटर एसओ के भी काम आएगी, कोई डबल एओ का एग्जाम है, मतलब सीसीएस रूल्स कहीं भी पूछते हैं ना, वहां पे काम आएगी। तो क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं है, क्वेश्चन को सुनना, आंसर आपके सामने, जितना लिखने की जरूरत पड़ेगी वो लिखेंगे आपके लिए, ठीक है बच्चों। मूवमेंट ऑफ फाइल के लिए क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फाइल्स के लिए अगर आपसे कोई पूछता है तो मूवमेंट ऑफ फाइल्स के लिए क्या होता है, उसके लिए आपका एक फाइल मूवमेंट रजिस्टर होता है। बेसिक बात है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। फाइल मूवमेंट रजिस्टर होता है उसके लिए, क्लियर। इसमें और ऐसी कोई बात नहीं है जो आपने समझनी है, कुछ भी नहीं रहता ऐसा जो आपको दिक्कत आए। अच्छा, एक चीज और पूछी जाती है, अब यहां पे क्वेश्चन बनेगा आपका, मैं यहां पे लिख देता हूं जितना आपको समझ में आए, बाकी आप साउंड पे फोकस करना, आवाज क्या आती है ना। मेकिंग ऑफ एंट्रीज, मेकिंग ऑफ एंट्रीज इन द नोट्स पोर्शन, इन द नोट्स पोर्शन ऑफ अ फाइल, नोट्स पोर्शन ऑफ अ फाइल about the serial number assigned, about the serial number assigned to each of item of correspondence, किसके लिए, for its identification। इसको क्या बोलते हैं, अगर ये आपसे पूछा जाता है तो बच्चों इसका आंसर होता है डॉकेटिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं, डॉकेटिंग बोलते हैं उसको, ये आपसे पूछा जाएगा, याद रखना इसको क्या बोलते हैं। क्लियर हो गया ना डॉकेटिंग क्या होता है। और डॉकेटिंग अगर आपसे पूछी जाती है ई फाइल में कैसे होती है, तो ई फाइल में दो तरीके से होती है, टू वेज होते हैं, एक आपने ये याद रखना है, जब भी डॉकेटिंग करोगे ई फाइल में तो दो तरीके से होती है, टू वेज के अंदर। क्लियर हो गया, चलो होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। और जो जो क्वेश्चन लगेगा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है आपके काम आ जाएगा, उसको हम बात करेंगे उस चीज पे। एक आपसे ई फाइल में पूछा जाता है, ई फाइल के अंदर आपसे कि अर्जेंसी ग्रेडिंग कितनी होती है, अर्जेंसी ग्रेडिंग, भाई ये फाइल इंपॉर्टेंट है कैसे पता लगेगा, तो उसके अंदर होंगी आपके लिए 3 टाइप्स की ग्रेडिंग, ठीक है। 3 टाइप कौन कौन से होंगे बच्चों, 1 2 3, 3 होंगे। जो पहला होगा वो आपका इमीडिएट होगा, ये ना हमने क्लासेज में बताया हुआ है, बट अभी क्या है मैराथन में क्या होता है भाई, जो मिल जाए उसको रिवाइज करो, अच्छी अच्छी चीजें आप ध्यान में रखो, ठीक है। प्रायोरिटी, और ये होगा आपका टॉप प्रायोरिटी, आपने इतना समझ के रखना है। एक वीआईपी का भी लेवल लगाते हैं, वीआईपी का लेवल अगर आपसे कोई पूछता है ना वीआईपी का लेवल, तो ये आपको लोकसभा और राज्यसभा के अंदर मिलेगा, या इनके जो मैटर्स होंगे ना, अगर लोकसभा राज्यसभा के मैटर होंगे ना, अगर आपके एस्टेब्लिशमेंट में ये चीज आएगी आपके इंस्टीट्यूट के अंदर, तो उस पर वीआईपी का लेवल लगा होगा कि भाई ये क्वेश्चन है या जो भी चीजें हैं आपकी बिलोंग करती हैं राज्यसभा या लोकसभा से, तो आपने ये ध्यान रखना है। फाइल पे एक अल्फा न्यूमेरिक कोड भी हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फाइल कोड बोलते हैं उसको। अल्फा न्यूमेरिक जो होगा अगर उसको हम क्या बोलेंगे, एक फाइल कोड बोलते हैं, ओके। तो इसमें जो जो जरूरी चीजें थी वो आपको बताई। अब डाक से रिलेटेड देख लो कुछ, अगर आपसे पूछा जाता है, एक आपका आईएफसी की फुल फॉर्म आती है पेपर में, तो ये क्या होता है बच्चों आपके लिए, आईएफसी होता है इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन, इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन काउंटर, इसको बोलते हैं आपका आईएफसी, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, आईएफसी बोला जाता है। अगर जो इस डाक की रिसीट, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस डाक की जो रिसीट है,
वो फिजिकली की गई है, रिसीट इज डन बाय फिजिकली। एंड ट्रैकिंग, अगर आप उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हो, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। रिसीट, डाक की रिसीट, ठीक है, डाक रिसीट इज डन बाय फिजिकली एंड ट्रैकिंग इज डन बाय इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। अगर उसको आप इलेक्ट्रॉनिकली करते हो तो इस जो मोड को कौन सा मोड कहेंगे, तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका ट्रांजिशन मोड। कौन सा मोड होता है ये होता है आपका ट्रांजिशन मोड। क्लियरली, अगर ट्रांजिशन मोड आपको क्लियर हो गया, अगर आपसे कोई पूछता है फिर भाई इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या है, हमें तो लगा ये इलेक्ट्रॉनिक ही है, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या होगा आपका, रिसीट भी, यहां पे ध्यान दो, रिसीट भी एंड फाइल, सॉरी हाँ दोनों, वो दोनों की दोनों आपकी इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेसिंग होंगी। यानी ना आपने फाइल नहीं लेके जानी भाई, अगर फाइल आप लेके जा रहे हो, ट्रैकिंग ऑनलाइन कर रहे हो, तो मोस्टली यही हो रहा है अभी, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मोड। लेकिन जहां पे फुल्ली ऑनलाइन हो रहा है वो आपका आ जाता है किसके अंदर, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर आता है, ठीक है। तो ये बात किस में पूछी गई है, ये बात पूछी गई है आपके डाक के रजिस्ट्रेशन। जब डाक है उसका रजिस्ट्रेशन करना है, कोई बाहर से आपकी कोई डाक आई है तो उसका क्या पहलू होगा, उसके पहलू होंगे कि एक तो इसको फिजिकल मोड में कर दो आप, ठीक है, एक ये होगा कि आप इसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर दो, अब तीसरा वही है जो अभी आपको बताया, ट्रांजिशन मोड। कौन सा मोड, ट्रांजिशन मोड। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर फिजिकल डाक भी होती है और इलेक्ट्रॉनिक डाक भी होती है, ठीक है। ऐसे ही ट्रांजिशन मोड के अंदर होता है, फिजिकल डाक भी होती है और इलेक्ट्रॉनिक डाक भी होती है। फिजिकल डाक को क्या करोगे आप, इसमें स्कैन कर दोगे, पीडीएफ बना दोगे, और इलेक्ट्रॉनिक डाक का क्या करोगे, इसको आप ई ऑफिस, ये भी आपने याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस होता है जो आजकल एस्टेब्लिशमेंट में यूज करते हैं हम लोग, ई ऑफिस के थ्रू आप इसको रजिस्टर कर दोगे। इसमें क्या करना है, इसमें इसमें अगर ट्रांजिशन मोड में, तो इसको नो नीड टू स्कैन, बस यही तो मैंने समझाया था आपको, इसको स्कैन ही नहीं करना, इसको बिल्कुल फिजिकल रहने देना है, तभी इस मोड को हम ट्रांजिशन मोड बोलते हैं। ये वाली चीज के लिए क्या करोगे आप, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो भाई, इसका प्रिंट आउट ले लो और जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है फिजिकल डाक पे रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आप ट्रैक आउट कर लो, जैसा होता है, ठीक है। तो ये आपको होपफुली क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन और याद आया ई ऑफिस का, ये हमने आपको पढ़ाया भी हुआ है। ई ऑफिस के अंदर, ई ऑफिस में फाइल का यानी सॉरी डाक का एक्नॉलेजमेंट कैसे होता है, कि भाई आपने डाक डिलीवर कर दी या आपने नहीं करी, कैसे पता लगेगा, तो भाई इतना याद रखना, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, ये होता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। कैसे होता है, ऑटोमेटिकली हो, ये हो गया बच्चों आपका आंसर, ठीक है। इसमें कोई जरूरत नहीं होती, आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है, किससे, या तो आपको एसएमएस आ जाएगा या आपको ईमेल आ जाएगा, जब भी आपकी डाक का रजिस्ट्रेशन होगा, जो भी आपने उसमें ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर आपको मैसेज रिसीव हो जाएगा, तो इसमें सारा पता लगता रहता है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए शायद जरूरी होती हैं, वो जरूरी होती हैं, जितनी भी आपकी ई फाइल है ना, ई फाइल, ई फाइल में क्या होगा, उनको ट्रैक इजीली किया जाता है, ट्रैक एवरी मूवमेंट या लोकेशन जो भी उनकी होगी, किसकी, डाक की या फाइल की, ठीक है, इजीली ट्रैक कर लेते हैं। होपफुली समझ में आ गई होगी आपको ये बात। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन आपका सीआरयू से होता है, तो सीआरयू की फुल फॉर्म आप सबको पता होनी चाहिए, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट, दैट इज सीआरयू। ये क्या होता है, ये मेन सेक्शन होता है जहां पे आपका काम होता है रजिस्ट्रेशन का, डाक का, ठीक है। वहां पे क्लर्क होते हैं आपके जो ये काम करते हैं,
उनका काम क्या होता है, अगर पूछा जाए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई रिसीव करना, रजिस्टर करना उस डाक को, और कन्वर्ट करना अगर फिजिकल फाइल है तो। ठीक है, अगर ई ऑफिस करने को बोला है तो फिजिकल टू डिजिटल करना भी इनका काम होता है। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। ओके बच्चों, सीआरयू का पता लग गया आपको। तो सीआरयू की प्रोसेस अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या होगा, सबसे पहले डाक रिसीव होगी, रिसीव के बाद उसकी जो है स्कैनिंग होगी, रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसको जो फिजिकल है तो उसको स्टोर कर लेंगे, वैसा होगा तो उसको डिजिटली स्टोर हो जाएगी वो। ओके, होपफुली क्लियर हुआ। तो जो भी मैनेजमेंट ऑफ डाक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं जो जो पूछे जाने हैं पॉसिबली, बाकी देखो पीडीएफ अवेलेबल है आप लोगों के लिए, पीडीएफ जरूर पढ़ना हमारी जो हमने आप लोगों के साथ शेयर की है। ओके, अब आएंगे आपके कम्युनिकेशंस के, अगर आपसे चैनल पूछे जाते हैं, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, ये भी एक एक पॉइंट की चीजें हैं ध्यान रखने वाली। ठीक है बच्चों, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है, इसमें एक तो इंटर डिपार्टमेंटल नोट्स होते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल नोट्स जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के काम आते हैं। ईमेल्स की बात करते हैं हम इसमें, ईमेल भी आपको पता है कम्युनिकेशन है। एक इंटर डिपार्टमेंटल क्या होता है, मीटिंग्स होती हैं, ये भी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ओरल कम्युनिकेशंस होती हैं, ये भी कम्युनिकेशन है। ओरल के बाद आपको पता लग गया तो रिटर्न भी होंगी। अब रिटर्न कम्युनिकेशन कौन कौन सी होंगी, ये काफ़ी होती है, ये आपने पढ़ना है इसके बारे में जरूर। ठीक है, तो कौन कौन सी होंगी आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन में, आपके बच्चों लेटर होंगे, ठीक है, आपके ऑफिस मेमोरेंडम होंगे, आपके ऑफिस ऑर्डर्स होंगे, सिंपल ऑर्डर भी होंगे, एक डेमी ऑफिशियल लेटर है, इसका बड़ा क्वेश्चन आता है, सिंपल सा है, थोड़ी देर में बताएंगे। डेमी ऑफिशियल लेटर, ये पता है सेम रैंक वाले आपस में लिखते हैं इस चीज को, डियर करके, है ना, इसके बारे में बताएंगे जरूर, पेपर में पूछा जाता है। नोटिफिकेशंस होती हैं, रिजोल्यूशंस होते हैं, प्रेस का नोट जिसको कम्युनिक भी बोलते हैं, प्रेस नोट या कम्युनिक, ठीक है, और आपका एंडोर्समेंट होता है, इसी में जोड़ना है इसको, मिनट्स होते हैं, ये सारे जरूरी हैं जो आपके रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, बता दिया आपको। नेक्स्ट जो न्यू है, वो आपको रिटर्न वाले सारे बता दिए हमने। अब इसके बाद ये ईमेल वाला बता ही चुके हैं, ईमेल के साथ में फैक्स होता है, आजकल इतना यूज नहीं है फैक्स का, स्पीड पोस्ट होती है ना, टेलीफोनिकली भी आप करते हो, वो भी चीजें इसमें आती हैं। बाकी आपका SFS होता है, ये बस आपने याद रखना है। SFS क्या होता है, फुल फॉर्म भी जरूर याद रखो, सिंगल फाइल सिस्टम, पूछा गया है पेपर में इसलिए बताया आपको। SFS की फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो क्या होगा, सिंगल फाइल सिस्टम। ठीक है, अच्छा अभी आपको कम्युनिकेशन के चैनल बताए, अब एक क्वेश्चन ले लो इसी से। क्वेश्चन क्या है, एक यूओ नोट बोलते थे किसी चीज को पहले, किस चीज को बोलते थे, यूओ नोट, मैं आप हिंदी में लिख देता हूं, किसको पहले बोला जाता था, आज की डेट में उसको क्या बोला जाता है, आज की डेट में उसको बोला जाता है इंटर डिपार्टमेंटल नोट। तो इंटर डिपार्टमेंटल नोट को पहले जाना जाता था यूओ नोट के नाम से। क्या नाम से जाना जाता था, यूओ नोट के नाम से जाना जाता था। मेनली जो ये काम होता है मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स के अंदर अंदर होता है, इसीलिए इसको आपका इंटरसेक्शन नोट भी बोलते हैं। इसका ही दूसरा नाम है आपका इंटर सेक्शन नोट, ISN, ठीक है, ऐसे करके याद रख लो, ISN, इंटरसेक्शन नोट। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
इंटर डिपार्टमेंटल नोट के अलावा एक क्वेश्चन आता है इंटर डिपार्टमेंटल रेफरेंसेस। वो जो बनाए जाते हैं, कम से कम जो रैंक है वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए जॉइंट सेक्रेटरी। जॉइंट सेक्रेटरी से कम रैंक नहीं होनी चाहिए इंटर रेफरेंस बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर। ये अप्रूवल देंगे जॉइंट सेक्रेटरी, बनाने वाला जो होगा उसकी भी रैंक बता देता हूं, अंडर सेक्रेटरी। अंडर सेक्रेटरी से कम नहीं चलेगी, किसकी, बनाने वाले की। ठीक है, यहां पे हम मेकर लिख देते हैं। जो भी इंटर डिपार्टमेंटल रेफरेंसेस बनाएगा, कम से कम रैंक उसकी होनी चाहिए आपकी अंडर सेक्रेटरी, और अप्रूवल वाले की होनी चाहिए आपकी जॉइंट सेक्रेटरी। ये आपको बात बताइए, क्लियर हुई ये बात। एक इंटर डिपार्टमेंटल नोट, जिसको आईडी नोट बोलते हैं, आईडी नोट। इस आईडी नोट को कौन बनाता है भाई, इस आईडी नोट को। ये इंटर डिपार्टमेंटल नोट ना दो मिनिस्ट्रीज या दो डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन के काम आते हैं। क्लियर हो गया। अब इसको अगर रिकॉल करना हो, रिकॉल करना है मान लो आईडी नोट को, तो कौन कर सकता है, ब्रांच ऑफिसर, कम से कम रैंक चाहिए, ब्रांच ऑफिसर उस मिनिस्ट्री के, उस जो भी मिनिस्ट्री है उस मिनिस्ट्री का ब्रांच ऑफिसर लेवल का होना चाहिए अगर रिकॉल करने। रिकॉल का मतलब समझते हो ना, वापस लेना है उस चीज को। ओके बच्चों, उसको हम रिकॉल बोलते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होगी। अब एक फाइल जिसमें फोटोकॉपीज होती हैं सारे करस्पॉन्डेंसेस की, पोर्शन की, नोट्स की, जो किसी अदर डिपार्टमेंट से या अटैच्ड ऑफिस से या सबऑर्डिनेट ऑफिस से आपको प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन को सुनना दोबारा से, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, टाइम लगेगा ना, आंसर बताएंगे बस आपको। कोई फाइल जो जिसमें फोटोकॉपीज होंगी सारे करस्पॉन्डेंसेस की, नोट्स होंगे जो भी डिपार्टमेंट से मिले होंगे, अटैचेज ऑफिस से मिले होंगे, सबऑर्डिनेट ऑफिस से मिले होंगे, वो चीज जिस फाइल में कंटेन होती है उस फाइल को क्या बोलते हैं, तो उस फाइल का नाम है जी शैडो फाइल। ये क्वेश्चन हमने अपने पीडीएफ है जो हमारी क्लासेस की, ठीक है, हमारी जो क्लासेस की पीडीएफ है 124 तक, ये पीडीएफ आपको अवेलेबल है, उन पीडीएफ में ये क्वेश्चंस भी गिवन। ठीक है, एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है कंडीशंस फुलफिल करने के बाद। ओके। अब बच्चों आपसे पूछा जाता है जितने भी ईमेल चलते हैं उसकी जो पॉलिसी बनाता है, इसको बच्चों अपडेट कौन करता है या प्रिपेयर कौन करता है, ईमेल की जो भी पॉलिसी है, तो इसको बनाती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर। लेटेस्ट क्वेश्चन है सीजीआई का, पढ़ के जाना, अपडेटेड शायद पेपर में मिले ना मिले। 50th सीजीआई थे जो आपके डीवाई चंद्रचूड़ थे, डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपने। अभी जो बने 51th टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है, नाम पढ़ लेना, खन्ना साहब है, तो उनको बनाया गया है। ये आपने याद जरूर रखना है कि 50 का जो है टेन्योर कब तक था, कभी 51 का नाम ऑप्शन में मिले और आप गलत करके आ जाओ। ठीक है बच्चों। एक कम्युनिकेशन के बारे में बताना है जिसमें एक गवर्नमेंट ऑफिसर दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर का पर्सनल अटेंशन दिलाने के लिए कोई लेटर को लिखता है, तो उसको बोलते हैं बच्चों हम डेमी ऑफिशियल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या बोलते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर। और जो डेमी ऑफिशियल लेटर है ना, इसी को बोलते हैं डीओ, डीओ लेटर भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्लियर हो गया ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऑफिस मेमोरेंडम क्या है, ऑफिस ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, नोटिफिकेशंस क्या है, रिजोल्यूशन क्या है, ये सब हमने आपको हमारी क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे क्लासेस अवेलेबल है, वो क्लासेस आप वो भी देख लेना।
एसएफएस के बारे में बताया था, ये आपको याद ही होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सिंगल फाइल सिस्टम। ठीक है, क्या होता है आपका एसएफएस? ये होता है आपका सिंगल फाइल सिस्टम। हर बार घूम फिर के ई फाइल का जरूर क्वेश्चन आ जाता है, जो दिमाग में आता है। अगर इसमें आपको लैंग्वेजेस पूछें कि ई फाइल में कौन कौन सी लैंग्वेज मिलती हैं, तो आपको बच्चों हिंदी मिलेगी, इंग्लिश मिलेगी और बाइलिंगुअल भी मिलेगी। ठीक है, 3 लैंग्वेज आपको मिल जाएंगी, ये आपने पढ़ना जरूरी है जब ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करो। और ऑफिशियल लैंग्वेज का एक्ट है वो कब आया? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, तो ये आया आपका 1963 के अंदर। तो पूरे एक्ट का नाम है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। ठीक है, तो ये आपके लिए जरूरी क्वेश्चंस थे जो हमने कम्युनिकेशन से आपको बताए। होपफुली ये समझ में आ गए होंगे आपके कम्युनिकेशंस के बारे में। अब आ जाते हैं आपके हम ड्राफ्ट कम्युनिकेशन के बारे में। ड्राफ्ट कम्युनिकेशन, ड्राफ्ट बनाया कैसे जाता है? अच्छा, जो भी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड केस होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड केस, उनके लिए आपको ड्राफ्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। पेपर में मिलेगा, पढ़ लेना, सही कर देना एक बारी। ओके, इंस्ट्रक्शंस में जब पूछे जाएंगे आपको ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस, सुनना इस बात को, ऑप्शंस 4-5 दिए जाएंगे, पूछे जाएंगे इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा नहीं, तो आप पॉइंट सुन लो। एक तो जो ड्राफ्ट है ना आपका, उसका मेन पर्पज होना चाहिए क्लियर, कंसाइज। लेंथी सेंटेंसेस को आपने बनाना नहीं है, सर्कमलोक्यूशन नहीं रखनी है, सुपरलेटिव्स यूज नहीं करने, रेपिटेशन यूज नहीं करना। ठीक है, मतलब ऐसी कुछ भी एब्रप्टनेस है वो आपने यूज नहीं करनी ड्राफ्टिंग में, क्लियर एंड प्रिसाइज होनी चाहिए वो। ओके, ये ड्राफ्टिंग के टाइम के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे कि भाई क्या नहीं होना चाहिए, लेंथी सेंटेंस नहीं होने चाहिए, एब्रप्टनेस नहीं होनी चाहिए, सर्कमलोक्यूशन नहीं होनी चाहिए, सुपरलेटिव यूज नहीं करने, रेपिटेशन वर्ड का यूज नहीं करना, बार बार उनको रिपीट करते रहो आप। मान लो किसी टॉपिक पे आप बना रहे हो, उसके बार बार उसी उसी चीज को आप बार बार लिखते जा रहे हो। जो भी ड्राफ्ट आप प्रिपेयर करोगे ना, एक तो एक ये प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट में भी याद रखो, प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट ये सीख लेना आप, ये कंप्यूटर का भी क्वेश्चन है, आपको पता लग जाएगा। डबल स्पेस में बनाना होता है इनको, डबल स्पेस। डबल स्पेस में कैसे? जैसे एक लाइन आपने लिख दी, दूसरी लाइन आपने लिख दी, यहां पे ना डबल स्पेस रहना चाहिए, ताकि कुछ भी जो एडिटिंग है ड्राफ्टिंग में आपका बॉस करे या जो आपके सेक्शन ऑफिसर है वो करें, वो यहां पे कर सके। तो डबल स्पेस आपने याद रखना है। ठीक है, अर्जेंसी ग्रेडिंग है वो कम से कम कौन मार्क करेगा? सेक्शन ऑफिसर मार्क करेगा, ये याद रखना। होपफुली ये बात आपको समझ आई होगी। सीसीएस रूल्स पढ़ते काफी टाइम हो गया, तो अब लीव की बात कर ले। लीव रूल्स में क्या इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए, पढ़ना जरूरी है। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, पेपर में पूछा भी जाता है कि लीव को एज अ मैटर ऑफ राइट आप यूज नहीं कर सकते। एज अ मैटर ऑफ राइट आप ये नहीं कह सकते कि छुट्टी लेना मेरा अधिकार है। ठीक है, ये नहीं है अलाउड, यानी लीव कांट बी सैंक्शनड, यानी कांट बी क्लेम्ड। आप लीव को क्लेम नहीं कर सकते एज अ मैटर ऑफ राइट, ऐसा बोला गया है आपका रूल नंबर 7 के पार्ट 1 के अंदर। ठीक है, 7(1) पढ़ लिया तो 7(2) भी आपने याद रखना है कि इसका मतलब यह होता है जो भी आपकी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो आपका क्या कर सकती है, या तो रिफ्यूज कर सकती है आपको छुट्टी देने से,
या आपको रिवोक कर सकती है, ठीक है, किसी भी काइंड की लीव को, बट ऑल्टर नहीं कर सकते। ऑल्टर, ये ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब समझ में आया ना, आपने ईएल अप्लाई की, वो बोले नहीं ईएल नहीं आप सीएल अप्लाई करो, नहीं सीएल नहीं आप एचपीएल अप्लाई करो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ये आपका रूल नंबर 7 of 2 में बात की गई है। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। मेन कुछ क्वेश्चंस जो रहेंगे उसी की बात करते चलेंगे हम। एक आपको ये बात पता होगी, हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर ये क्वेश्चन सेंड किए हैं कि नो लीव ऑफ एनी काइंड कैन बी ग्रांटेड फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ डैश पीरियड। उसमें आता है आपका आंसर एक्सीडिंग 5 years। 5 साल से ज्यादा छुट्टी को क्या कर सकते हैं, अलाउ नहीं कर सकते, विदाउट सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, विदाउट सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। भारत के प्रेसिडेंट के बिना उसको सैंक्शन नहीं कर सकते हैं, बिना किसी रीजन के। अगर सोचो ये 5 साल से है, कर नहीं कर सकते, लेकिन विदाउट एनी रीजन, इसके बाद भी कोई एब्सेंट रहता है विदाउट एनी रीजन, ये भी हमने आपको बात बताई है, तो उसको क्या मान लिया जाता है, उसको रिजाइंड मान लिया जाता है अपने आप ही, रिजाइंड, ठीक है। ये बात हमने आपको बताई हुई है, तो ये आपके रिवीजन में काम आई ये बात। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, जो आपके कंडक्ट रूल के हिसाब से भी जरूरी रहता है, कि रूल 25 of 2 आपका जो बोलता है वो को बोलता है विलफुल एब्सेंट। एक मिनट लिख देते हैं यहां पे, विलफुल एब्सेंस। अगर आप जानबूझकर छुट्टी लेते हो, एब्सेंट रहते हो अपनी लीव की एक्सपायरी के बाद भी, तो आप पे क्या होता है, डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, ये बात आपने याद रखनी। क्लियर हो गया। कंटिन्यूस सेशन है, मैराथन क्लास है, अगर आपको अच्छी लगती है तो अभी आप इसी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। ये लाइक का बटन ही है जो आपको चैनल के बैच में दिखाई देता है, तो जब जब आपको लगे इसकी जरूरत है आप इसको कर दिया करो, ठीक है। अब बात करेंगे आपके अर्न्ड लीव की। किसकी बात करेंगे बच्चों, अर्न्ड लीव। अच्छा, अर्न्ड लीव का सिंपल सा फंडा है, 1 जनवरी को 15 और 1 जुलाई को 15 आपके अकाउंट में ऐड, यानी टोटल साल के अंदर 30 छुट्टियां। इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई 1 मंथ में कितनी होती है, तो आप सोचो 12 महीने में 30 होती हैं, तो 1 मंथ में कितनी होती है, यही होती है। कितना हो जाएगा ये, 2 से 50 और 6 से कितना होगा 2.5, यानी 2:1/2 डेज, 2.5 दिन की छुट्टी मिलती है आपको अर्न्ड लीव 1 मंथ के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, ये जो 15-15 क्रेडिट होती है ना, ये 1/10 के रेट से कम हो जाती हैं आपके। कब कम हो जाती हैं, जब आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली हो, या डाइज नॉन का जो पीरियड है आपका वो होता है, तो क्लियर। अब आ जाती है इनको, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है मैक्सिमम, 300 डेज हो सकती है। अच्छा, इसी पे एक कोर्ट केस चल रहा है जिसका बेसिस है कि 300 से प्लस जो अर्न्ड लीव है वो लैप्स हो जाती है, लैप्स नहीं होना चाहिए। तो एक वर्डिक्ट आया है, आप चेक करना, इसको चेक करके बताना। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है कि अब वो आगे से लैप्स नहीं होंगी। तो ये एक हिस्टोरिकल जजमेंट है, डिसीजन है, इसके बारे में आप देख लेना। बाकी अभी तक के लिए आपके पेपर में आएगा, आपने 300 ही याद रखनी है कि मैक्सिमम 300 डेज का आप एकोमुलेशन कर सकते हो, ठीक है। 300 के अलावा जो लीव इनकेसमेंट जब आप कराते हो तो उनमें यूज कर सकते हो, बट 300 तो इसके अलावा ही है। अलावा हैं या जुड़ी हुई हैं, आई थिंक अगर चेक करते हैं, जोड़ के ही है मेरे हिसाब से ये, क्योंकि एलटीसी में भी आपको पता है 10 डेज का लीव इनकेसमेंट मिल जाता है।
चलो, बट 300 ध्यान रखना, पेपर में आपसे यही पूछा जाएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप सबको। ओके। अच्छा, एक चीज और आती है, आप सपोज करो आपके पास 293 हॉलीडेज हैं, छुट्टी है, सॉरी अर्नड लीव है। तो 1 जनवरी जब 2025 आएगा तो आपके पास और आएंगी। सोचो आपने ये यूज ही नहीं करी, 293 पड़ी तो कितनी आएंगी, 15 और आएंगी, तो कितनी हो जाएंगी बच्चों, अभी तक जो रूल है, अभी तक रूल है उसके हिसाब से 308 हो जाएंगे। तो क्या आपके रजिस्टर में जो भी आपका सर्विस सेक्शन है, सर्विस बुक है, वहां पे क्या 308 लिखा जाएगा? इसको नहीं लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? 300+8। बिकॉज ये जब इन्होंने लैप्स करके दिखानी होती है ना, तो अलग से लिखना होता है। यूज करेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं करेंगे तो लैप्स। ठीक है, याद रखना ये बात। ढाई छुट्टी का मैंने आपको बता ही दिया। जो ढाई छुट्टी है ना, इसका भी रूल है। ये रूल आप याद रखना या मत रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल 27/1, ठीक है। इस रूल के तहत ये बोला जाता है कि भाई ढाई मिलेंगी आप, ठीक है। एक नई बात और बतानी है, सिंपल सी बात है। जैसे मान लो आपने 3 मंथ्स काम किया, सपोज करना है आपने ये चीज 3 मंथ काम किया, तो कितना हो गया? ढाई। 3 दिन के हिसाब से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? कितना होगा ये? 7.5। तो आपकी छुट्टी ना तो 7 लिख सकते हैं ना 7.5 लिख सकते हैं आपके रजिस्टर में हम लिखेंगे 8 अर्नड लीव, ठीक है। तो वो राउंड ऑफ की जाती है नेक्स्ट नंबर के साथ में। ये बात आपने जरूर याद रखनी। सिंपल। एक जो सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन आता है वो ये आता है, ईएल एक बार में, वन स्पेल में जब आप यूज करोगे, एक बार में अवेल करोगे, तो एक बार में आप कितनी ईएल ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है, तो इसका आंसर भी बनता है। जब क्वेश्चन बनता है तो बच्चों इसका आंसर होगा 180 डेज, ठीक है। रूल 26 या 7 में चेक कर लेना आप, 26 या 27 में, 6 में है ये मेंशन, ठीक है। रूल 26 के अंदर आता है, 180 दिन आप अवेल कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन एक और आ जाता है आप सबके लिए कि जो अर्नड लीव है, अर्नड लीव को आप, एक वर्ड होता है LPR, ठीक है, इसको बोलते हैं लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। ये वर्ड भी आपने याद रखना है। इसमें क्या होता है, जो अर्नड लीव है वो 300 तक भी आप ले सकते हो। वैसे तो 180 का प्रोविजन था, लेकिन 300 तक भी आप ले सकते हो अगर आप लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट के कंटेक्स्ट में इसको यूज करते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब बारी आ जाती है आपकी कैजुअल लीव्स की। कौन सी लीव? कैजुअल लीव। तो कैजुअल लीव को CL बोला जाता है, डोमिनेंटली सबको बात पता है CL होता है। तो CL में बच्चों क्या है आपका, मेन जो आपको ध्यान रखना होता है, CL आपको 8 मिलती हैं एक ईयर के अंदर, 2 जिसमें आपकी रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होती हैं, ये आपकी कैजुअल लीव होती है, ठीक है। तो टोटल आप मानने को 10 मानो इसको, बट 8 आपकी कैजुअल लीव हैं, जिन 2 आपकी रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे हैं, ठीक है। तो ऐसे आपने ये याद रखना है। अब एक क्वेश्चन आता है आपका, जो HPL है उसको मेडिकल के साथ लिया जाता है या विदाउट मेडिकल लिया जा सकता है? आपने बस ये बताना है, मतलब मेडिकल के साथ ही लिया जाना जरूरी है, विदाउट मेडिकल भी ले सकते हैं, तो दोनों केसों में हम इसको अवेल कर सकते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। किसी बच्चे को लगता होगा कि ये हाफ पे लीव है, HPL है, तो ये मेडिकल के साथ में ली जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात आपने जरूर पता होनी चाहिए आपको, ठीक है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। और कोई भी लीव की बात आएगी ना, जब भी फ्रैक्शन कोई आएगा, कोई भी फ्रैक्शन आ जाए 4.5,
तो आप सोच के चलो 5 ही है, वो कोई भी लीव हो, चाहे CLO ELO डी वट एवर जो भी हो, ठीक है। तो जब भी आप क्रेडिट की बात करोगे, अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट की बात होगी, तो जो लीव की क्रेडिट है उसमें जो नेक्स्ट आपका नंबर है उसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे HPL है, ऐसे ही आपकी एक कम्यूटेड लीव होती है। कौन सी? कम्यूटेड लीव। अब ये कम्यूटेड लीव को मेडिकल के बिना लिया जा सकता है, विदाउट मेडिकल? ये भी लगता होगा कि कम्यूटेड मेडिकल के साथ ही होता है, तो ऑब्वियसली यस, विदाउट मेडिकल इसको लिया जा सकता है। बट कब तक लिया जा सकता है? 90 डेज तक, पूरी सर्विस के दौरान मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन कब? जब आप स्टडी पर्पज से, पब्लिक इंटरेस्ट में आप इसको यूज करते हो, तब मिलेगी आपको ये कम्यूटेड लीव। 90 डेज मिलेगी मैक्सिमम। कौन से पर्पज के लिए मिलेगी? जब आप इसको स्टडी पर्पज के लिए यूज करते हो, उस स्टडी पर्पज के लिए जिससे जनता का कोई फायदा होगा। 60 दिन भी मिलती है भैया। 60 दिन किस केस में मिलती है? अगर आप फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट हो, ठीक है, फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट हो और आप मैटरनिटी पर हो, तो 60 डेज की कम्यूटेड लीव आप ले सकते हैं, ऐसा रूल है। अब आपको पता होना चाहिए मैटरनिटी 43 के अंदर आती है, तो 43 के 4 में ये बात बताई गई है। क्लियर हुई बात आपको? अब एक आती है आपकी लीव नॉट ड्यू। इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन जो पेपर में देखा गया, वो ये देखा गया है कि किसको दी जाती है। तो ये परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जाती है। परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट विद विद नो HPL। अगर किसी की HPL आप क्रेडिट ना करो, तो उसको भाई लीव नॉट ड्यू हम दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लीव नॉट ड्यू हम दे सकते हैं। और जो लीव नॉट ड्यू है, क्या वो मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ में दी जा सकती है? विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, विदाउट मेडिकल, तो इसका आंसर बच्चों यस होगा। कंडीशन क्या होंगी यहां पे लिख देते हैं हम, कंडीशंस कौन कौन सी होंगी जिसमें बिना मेडिकल के मिल जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन ऑफ मैटरनिटी लीव, जब फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉई मैटरनिटी लीव पर होगी तो उसको ये मिल जाएगी, ये चीजें। दूसरा केस होगा, अगर जो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? लीव नॉट ड्यू की, यस। तो लीव नॉट ड्यू के केस में क्या है? ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, आपको पता है ना मैटरनिटी के साथ में कौन सा रूल है, जो ये 43 और 4 है, जिसमें ये बात बताई गई है कि कंटिन्यूटी में आप मैटरनिटी लीव के साथ इसको ले सकते हो। दूसरा केस ये होता है जब चाइल्ड अडॉप्ट करना हो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट ने, जिसके 2 से कम बच्चे हों, ठीक है। यानी यहां पे मैं लिख देता हूं अडॉप्ट करना है। पहले तो अडॉप्ट करना है 1 साल से कम उम्र का बच्चा, 1 साल से कम उम्र के बच्चे को अडॉप्ट करना है, तो साथ के साथ दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी क्या कंडीशन होनी चाहिए? आपके पास ऑलरेडी 2 से कम बच्चे होने चाहिए, 2 लिविंग चाइल्ड, ठीक है। लेस देन लिख देता हूं मैं यहां पे, लेस देन। अगर 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो आपको ये जो है लीव नॉट ड्यू, ये अलाउ नहीं होती है। ये बात आपने याद रखनी, ठीक है। लीव नॉट ड्यू का आपको फॉर्म जो शॉर्ट देखने को मिलेगा वो LND मिलेगा, अगर कहीं पे लिखा है। इसी को बोलते हैं लीव नॉट ड्यू, ठीक है। एक क्वेश्चन पेपर में हमेशा पूछा जाता है आपसे कि EOL कैन बी ग्रांटेड, EOL कैन बी ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट। कब ग्रांट करते हैं? उसमें ऑप्शन ए मिलेगा, नो अदर लीव एप्लीकेबल, नो अदर लीव इज एप्लीकेबल, जब कोई और छुट्टी ना लगे उस टाइम पे EOL आप दे सकते हो। दूसरा होगा, हो तो सही, कैसे लिखें? मतलब जो अदर लीव इज एप्लीकेबल
बट जो सर्वेंट है ना वो खुद ही लिख के दे, बट सर्वेंट कंसेंट फॉर ईओएल, कि भाई मेरे को चाहिए ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ईओएल आपको पता है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होता है। तो इन दो केसों में ही आपको मिल सकती है, तो यहां पे सी आपका आंसर होगा बोथ, डी में होगा आपका नन। तो जो बोथ ऑफ द अबव है ये आपका राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना है, ये आपके काम आएगा। ठीक है, बाकी आप देखोगे लीव की पीडीएफ हमारे चैनल पर अवेलेबल है। चलो छोटा सा आप मैटरनिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैटरनिटी लीव, ठीक है, मैटरनिटी लीव का आपका रूल नंबर 43 में डिस्कशन मिलेगा सारा का सारा। ठीक है, किसमें? सीसीएस लीव रूल्स में। सीसीएस लीव रूल्स के अंदर आपको ये देखने को मिल जाए। पहली बात, 180 दिन की मैटरनिटी मिलती है। कब से मिलनी शुरू हुई है? शुरुआत जो हुई है 180 मिलने की वो हुई है 1 सितंबर 2008 से। ठीक है, रिवीजन में अगर मजा आ रहा है तो आप चैनल को तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करोगे, इसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है, बट इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना ताकि ये वीडियो यूट्यूब के जो एल्गोरिदम है उसके हिसाब से काम करे। कोई सर्च करे तो उसको दिखाई दे कि कोई ऐसा सेशन हुआ है जिसको पढ़ के आपका पेपर में कोई ना कोई हेल्प जरूर मिलेगी आपको। 1 सितंबर 2008 से हो गया। अच्छा, मिलेगा किसको? एप्लीकेबल कौन होता है भाई? एप्लीकेबल होता है लेस देन 2 लिविंग चाइल्ड। 2 बच्चों से कम बच्चे होंगे ना तो वो एप्लीकेबल है, नहीं तो नहीं है भाई। ये सोचो कि 2 तक आप तो ले लोगे, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, एक जो लीव है आपको मिसकैरेज या अबॉर्शन के केस में भी मिलती है। इसमें टोटल 45 दिन की लीव मिलती है। कितने दिन की लीव मिलती है? 45 दिन की लीव मिलती है। लेकिन जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसमें एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी आपका डॉक्टर है वो ये चीज मेंशन करेगा, ये बताएगा उसमें, तो ही आपको 45 डेज की मिसकैरेज या अबॉर्शन की लीव मिलेगी। रूल नंबर 43 ऑफ 3 में ऐसा मेंशन है। 43 ऑफ 3 और 43 ऑफ 1 क्या है? ये 43 ऑफ 1 शुरुआत जो है 180 दिन की। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए पेपर में 43 1 तो पता है 180 दिन है, 2 क्या है? 2 का मतलब है फुल पे। जो पे है ना, सॉरी यहां पे लिख देते हैं फुल पे। जो पे है ना आपकी फुल पे रहेगी, यानी सैलरी नहीं कटेगी 180 दिन तक, फुल सैलरी मिलती। ठीक है, और ये ऐसी लीव है, इसको किसी भी तरह की जो लीव है उसके साथ आप जोड़ सकते हो। ओके, अच्छा ये जो पीरियड है वो कंप्लीट ड्यूटी की तरह काम करता है आपका। इंक्रीमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पेंशन में भी ये सर्विस क्वालिफाइंग में काम आएगा आपका। ठीक है, काउंट किया जाता है। ओके, तो ये बेसिक बेसिक मुझे लगता है इंपॉर्टेंट थे जो हमने आपको बताए। अब आपने जरूर पढ़ा होगा मैटरनिटी लीव, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने स्पेशल मैटरनिटी लीव पढ़ा होगा। इसमें एक ही क्वेश्चन है जो बताना जरूरी है, ये मिलती कब है? SML स्पेशल मैटरनिटी लीव ये जब मिलती हैं जब मान लो बच्चे का बर्थ हुआ, बर्थ के टाइम पे बच्चे की डेथ हो जाती है। ठीक है, या उसको स्टिल बर्थ भी बोलते हैं इस चीज को। स्टिल बर्थ, बर्थ होने से पहले भी और होने के बाद भी। ठीक है, आफ्टर बर्थ होता है बर्थ के बाद, और स्टिल बर्थ होता है बर्थ से पहले। तो कितने दिन की मिल जाती हैं आपको? 60 डेज की जो है स्पेशल मैटरनिटी लीव उस केस में मिलती है। बच्चों ये चीज आपने याद रखनी है बस। ठीक है, कंडीशन वही है, 2 से कम बच्चे होने चाहिए, बस मेन इनका यही मानना है कि 2 से कम बच्चे होने चाहिए। ओके, मैटरनिटी के बाद आपकी बात करेंगे हम पैटर्निटी लीव्स की। किसकी बात करेंगे? आपके पैटर्निटी लीव्स की। अच्छा देखो, पैटर्निटी लीव्स में आपने क्या पढ़ना है? पैटर्निटी जैसे मैटरनिटी वैसे पैटर्निटी, ये फादर को मिलती है। किस केस में मिलती है?
किस केस में मिलती है? 15 डेज की मिलती है, ये भी आपको पता होगा। कितने मिलती है? 15 डेज की। अवेल कब कब करना होता है? जो बर्थ हुआ है ना चाइल्ड का, उसके 6 महीने तक, 6 मंथ तक। 6 मंथ से अगर ज़्यादा हो गए तो क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा, फिर आप अवेल नहीं कर पाओगे, ये भी ध्यान रखना है। सैलरी बिल्कुल आपकी सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी सैलरी में। इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते नॉर्मली, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको कोई रिफ्यूज़ कर दे। हर एक चीज़ में आपका ये काउंट होता है, ठीक है। अब बात आएगी, जब हम बच्चे बच्चे की बात कर रहे हैं इतनी देर से, तो चाइल्ड का। तो चाइल्ड का जो एक डेफिनेशन है, वो जो आपका एक्ट अगर पूछा जाएगा तो वो है आपका पेरेंट्स का और चाइल्ड का गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट। ये बच्चों 1890, ठीक है। ये वैसे बताया आपको कि 1890 याद रखना कि एक एक्ट था ऐसा। क्लियर हो गया? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे जो आपकी आ जाती है यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर, सीसीएल, चाइल्ड केयर लीव। क्या होते हैं ये? चाइल्ड केयर लीव। 730 डेज की लीव मिलती है। कैसे? 365 × 365, यानी 2 साल की जो है लीव होती है, इसीलिए इसको 730 डेज का बोला जाता है, ठीक है। सीसीएल के लिए क्या करना होता है? प्रियर सैंक्शन की रिक्वायर्ड होती है, यानी आपको सैंक्शन करानी पड़ेगी पहले, फिर आप जा सकते हो। ओब्वियसली क्लियर बात हुई। 2 बड़े बच्चे हैं जो आपके टू एल्डेस्ट चाइल्ड के केस में ही मिल सकता है। तीसरे बच्चे पे कोई सोचे सीसीएल मिलेगा तो सीसीएल उस केस में आप अवेल नहीं कर सकते, ठीक है। चाइल्ड का मतलब पूछा जाता है, तो चाइल्ड का मतलब ये पेपर में आता है कि लेस देन ऑफ ईयर एज, तो 18 साल से कम का जो बच्चा है, 18 साल से कम, ठीक है। ये क्वेश्चनों को रट लेना, याद कर लेना, पेपर में आते हैं ये सारे क्वेश्चन। अच्छा, कोई सिंगल अब सोचो, आप सर्वेंट के बारे में सोचो तो सिंगल भी हो सकता है कोई, मदर ना हो, वैसे तो मिलती मदर्स को है ये। और अगर कोई सिंगल ही पेरेंट है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, तो उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी? ऑब्वियसली मिलेगी। तो सिंगल मेल सर्वेंट होगा, उसका मतलब है कि वो विडोअर हो या डिवोर्सी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, ठीक है। अनमैरिड भी हो सकता है। अनमैरिड किस केस में हो सकता है? जब वो अडप्ट करता है, अडप्ट करेगा तो सीसीएल भी मिलेंगी, ठीक है। सीसीएल को 3 सिपेल से ज्यादा एक कैलेंडर ईयर में आप नहीं ले सकते। 3 सिपेल्स, 3 बार आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कितनी बार अप्लाई कर सकते हो? 3 बार अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप सिंगल, अगर फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट हो, सिंगल फीमेल, मतलब केवल मदर ही मदर है, तो जो लीव है उसको 6 स्पेल तक बढ़ाया जा सकता है। वैसे 3 तक मिलती है, बट 6 बार आप ले सकते हो। किस केस में? अगर सिंगल पेरेंट हो, आप सिंगल गवर्नमेंट सर्वेंट हो, ठीक है। ये याद रखना है आपने, हमेशा आपके काम आएगा ये। सीसीएल को कम से कम, जब आप एक बार अवेल करोगे, तो मिनिमम कितने दिन की आपने लेनी होगी सीसीएल? मिनिमम 5 डेज की सीसीएल आपने लेनी मैंडेटरी, ठीक है। कोई ऐसी हॉलीडे है, सोचो, ये आपने याद रखना है। जैसे ईएल में होता है, आपने सोचो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे छुट्टी ली, और ट्यूसडे की कोई छुट्टी थी और आप पहले ही ले चुके हो, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपके तीनों के तीनों डेज काउंट होंगे। ऐसा नहीं होगा हॉलीडे जैसे संडे आ जाए आप संडे को एक्सक्लूड करो। जैसा ईएल के केस में होता है वैसा सीसीएल के केस में होता है। मतलब कोई भी इंटरमीडिएटरी या इंटरवेनिंग हॉलीडे अगर आएगी सीसीएल में, तो उसको कंप्लीट काउंट किया जाएगा आपका भाई, ये याद रखना है, ठीक है। अब सैलरी कितनी मिलती है इसमें? सैलरी सीसीएल में, ये सीसीएल का जिक्र है, ठीक है। सैलरी कितनी मिलती है? तो देखो, पहले जो 365 दिन है उसमें तो आपको पूरी सैलरी मिलेगी 100%। अगले जो 365 दिन आप अवेल करोगे ना सीसीएल के केस में, तो आपको 80% सैलरी मिलती है बच्चों, ये याद रखना, ठीक है। इसमें तो फुल सैलरी, फर्स्ट 365 डेज यू हैव टू बी पेड 100% ऑफ द सैलरी, एंड 80% फॉर नेक्स्ट 365 डेज, ओके। सीसीएल को आपके लीव अकाउंट से माइनस नहीं किया जा सकता है। सीसीएल को क्या आप एलटीसी के साथ ले सकते हैं? क्वेश्चन बनेगा, एलटीसी के साथ ले सकते हैं सीसीएल? तो ऐसा नहीं है, नहीं ले सकते, हटाओ इसको, ले सकते हैं। तो सीसीएल के साथ में आप जो है इसको अवेल कर सकते हो, ठीक है। एक चीज और याद रखनी है, जो सीसीएल है ना, वो
सिविलियन फीमेल एम्प्लॉइज को भी मिलती है जो डिफेंस में काम करती है। सिविलियन फीमेल एम्प्लॉइज को भी मिलती हैं जो डिफेंस के एस्टेब्लिशमेंट्स में काम करती है। और ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसके अंदर, ठीक है। स्टडी लीव का देख लो आप। स्टडी लीव का क्या होता है यहां पे बता देते हैं आपको स्टडी लीव के बारे में। स्टडी लीव, तो स्टडी लीव का क्या होता है, मिनिमम 5 साल की सर्विस होनी चाहिए तो आपको स्टडी लीव मिलेगी। एक तो ये याद रखना है। मैक्सिमम जो पीरियड होगा वो 36 महीने के लिए तो मिलेगा आपको, अगर आप सेंटर हेल्थ के जो है ऑफिसर्स हो, हेल्थ सर्विसेज के ऑफिसर्स हो। वैसे जो मिलती है वो 24 महीने मिलती है अगर आपके केस में अगर कोई लेना हो किसी ने, ठीक है। इनको छोड़ के वैसे इनको तो मिलती है भाई 36 मंथ की, वैसे सबको 2 साल की मिलती है। ये क्या है, ये स्टडी लीव है आपकी। लीव अकाउंट से इनको डिडक्ट नहीं किया जाता है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें मेंशन्ड, ठीक है। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट अगर रहता है इसके बारे में तो बताएंगे आपको। मेन मेन यही था आपका। लीव के ड्यूरेशन में सैलरी का याद रखना। लीव ईएल में और कम्यूटेड में फुल सैलरी मिलती है, ठीक है। एचपीएल में और लीव नॉट ड्यू में हाफ सैलरी मिलती है, ये तो आपको पता ही होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव तो आपको पता ही है जिसमें सैलरी नहीं मिलती, ये याद रखना है, इसमें सैलरी नहीं मिलती भाई। ईएल में पहले भी बताया आपको। अब से पहले अब अगर पे पे कोई पूछने लगे तो पे का क्या मतलब है, पे है ना जो पे, वो आपका फंडामेंटल रूल नंबर 9 के अंदर डेफिनेशन ऑफ 20 नंबर 1 डेफिनेशन में पे के बारे में बताया गया है, ठीक है। जिसमें आपका अगर किसी को एनपीए भी मिलता है वो भी इंक्लूड होता है, ये बस आपने याद रखना है, ठीक है। कैजुअल लीव का पता ही है, एक रिकॉग्नाइज लीव नहीं होती है ये, बट सेंट्रल गवर्नमेंट है जो इसको देती है। इस लीव के बारे में ज्यादा से ज्यादा आपने क्या है, जो संडे अगर हॉलीडेज के लीव के बीच में आती है तो उनको काउंट नहीं किया जाता, पता होगा ये। कैजुअल लीव को आप टूर पे जाते टाइम भी ले सकते हो लेकिन डेली अलाउंस नहीं मिलेगा, ठीक है। हाफ डे की भी कैजुअल लीव आप ले सकते हो, एलटीसी भी आप ले सकते हो कैजुअल लीव के टाइम पे। 5 दिन से ज्यादा आपको सीएल अलाउड नहीं होती है, ये याद रखना बस, नॉट अलाउड है 5 डेज से ज्यादा, ठीक है। तो सीएल का होपफुली ऐसे ही है। एक ऐसी लीव है जो ईएल के साथ कंबाइन नहीं होती, तो सीएल वाले ऑप्शन से कर देना, बिकॉज अर्नड लीव के साथ में कैजुअल लीव को आप कंबाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। स्पेशल कैजुअल लीव भी होती है, जैसे जो आपको कब मिलती है स्पेशल कैजुअल लीव। स्पेशल कैजुअल लीव के बहुत सारे केसेस हैं, कल्चरल एक्टिविटीज हैं, फैमिली प्लानिंग के हिसाब से उस केस में भी आपको मिल जाती हैं स्पेशल कैजुअल लीव। ब्लड डोनेशन के केस में भी मिल जाती हैं। अगर कोई एक्स सर्विसमैन री एम्प्लॉयड होता है उस केस में स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाती हैं। इलेक्शंस के टाइम में आप वोटिंग के लिए जाती हो तो स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाती है। कोई नेचुरल कैलामिटीज हो जाती है, बंद लग जाते हैं, तो उस केस में आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस हैं। इलेक्शंस के टाइम में आपको बता दिया, पंचायत इलेक्शन में नहीं मिलता, ये बात आप याद रखना। जनरल इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शंस टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, उस केस में आपको मिलेगी केवल, ठीक है। स्पेशल कैजुअल लीव 10 दिन से ज्यादा नहीं मिलती डिफरेंटली एबल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, यानी 10 दिन तक उनको स्पेशल कैजुअल लीव मिल सकती है कॉन्फ्रेंसिस को, सेमिनार को अटेंड करने के लिए। किस बेसिस पे, उनके डिसेबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है। जब कैजुअल लीव की बात करेंगे तो 4 कैजुअल लीव डिसेबल्ड केस में अलग से दी जाती है 4 डेज, यानी 4 कैजुअल लीव डिसेबल्ड कैंडिडेट को एक्स्ट्रा मिलती हैं अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है तो, ठीक है।
तो सेशन दोस्तों होपफुली आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। बाकी एक काम करना है आप लोगों ने, जो मैराथन क्लास है ना, ये आपको पता है पहले भी मैराथन क्लास हमने ली है जब आपका नेटर का पेपर हुआ था। चीज यही है, सर्विस मैटर्स है। तो नेटर का किसका पेपर हुआ था? एएसओ का पेपर हुआ था और सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एसएसए का पेपर हुआ। ठीक है, जून में बात है, ये जून 2023 की, 24 की लेटेस्ट ही बात है। ठीक है, तो आपने देख लेनी है, वो मैराथन क्लास जरूर देखनी है। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके सामने। CCS CCA ये रूल कब आए आपके? चलो रिवाइंड करो फटाफट। ये आए आपके 1 दिसंबर 1965 को। कैसे याद रखना है? याद रखना है 112965। ठीक है, 1 दिसंबर 1965। सेकंड क्वेश्चन देखो आप। सेकंड क्वेश्चन में आएगा, ये एप्लीकेबल किन के लिए है? तो एवरी सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट, तो सिविलियंस के लिए है। इसमें आपने इंक्लूड कर देना है किसको? जो डिफेंस में भी काम कर रहे हैं। लेकिन डिफेंस में कौन? सिविलियन। मिलिट्री मैन को ऐड मत कर देना इसमें। ठीक है, ये बच्चों आपका रूल नंबर 3 के अंदर बताया गया है। और रूल नंबर 1 में आपका ये बताया कि ये रूल आए कब, टाइटल क्या है इनका। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपने। सीसीए से रिलेटेड आपसे बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सिविल पोस्ट है उनको 6th CPC जब इंप्लीमेंट हुआ, याद रखना भाई, 6th CPC इंप्लीमेंटेशन के बाद में, गलती मत कर देना, ये इंप्लीमेंटेशन के बाद में जो 4 पोस्टें थी ना आपकी ABCD, ये नहीं थी भाई, 3 टाइप्स की बची थी बस। फिर 4 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 3 टाइप की पोस्टें हैं। किसी को कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करके बता सकता है। ये बात क्लियर हो गया? अच्छा, अगर बच्चों किसी को हम ग्रेड पे की बात करें, 4200 ग्रेड पे है कोई, तो ये बात 100% आपको पता होगी जूनियर सुपरिटेंडेंट वाले बच्चों को और एसओ वाले बच्चों को। क्या है ये लेवल 6 है। और लेवल 6 है ना, जो आपका ग्रुप बी होता है। तो आपसे यही पूछा जाएगा किस पोस्ट पे आएगा, तो ये ग्रुप बी पे आएगा। 4 क्वेश्चन आपको अभी हमने फटाक से करवा दिए। ठीक है, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंशन पे मान लिया जाता है अगर उसको डिटेन कर लिया जाए कस्टडी में। कितने दिन से ज्यादा? 48 घंटे से ज्यादा। 48 घंटे से ज्यादा कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर डिटेन कर लिया गया है, वो कस्टडी में है, ठीक है, तो उसको क्या समझा जाएगा? सस्पेंड समझा जाएगा। ये भी भाई रूल है आपका, तो याद रखना ऑप्शन होगा 48 घंटे। 48 घंटे पे टिक कर देना, आपका आंसर ठीक होगा। ठीक है, जब कोई कंपलसरी रिटायरमेंट की जो पेनल्टी लगती है किसी जो सस्पेंशन वाले कैंडिडेट पे, तो क्या वो कंटिन्यू होती है? कंटिन्यू होती है जब से आपका जो ओरिजिनल ऑर्डर है ना कंपलसरी रिटायरमेंट का, जब वो आता है। सस्पेंशन का जो ऑर्डर है, सस्पेंड अगर किसी को कर दिया है, उसके ऑर्डर को रिव्यू करना है। तो कब कब रिव्यू कर सकते हो आप? उसको रिव्यू करते हैं 90 डेज की एक्सपायरी से पहले पहले। जब डेट की सस्पेंशन, मान लो आज की डेट में कोई सस्पेंड हुआ, तो 3 महीने से पहले पहले उसको रिव्यू करना जरूरी होता है। ठीक है, और आपके लिए क्या बताना जरूरी है? अच्छा, एक क्वेश्चन आता है सिंपल सा, अगर कोई ऐसा प्रोविजन है क्या 2 पेनल्टी किसी पे एक टाइम पे लगा सकते हैं हम मिसकंडक्ट की? जैसे मिसकंडक्ट किया, जो सीसी है ना आपका, ये ज्यादा डिसिप्लिनरी एक्शन की बात करता है, तो मिसकंडक्ट की क्या 2 पेनल्टी एक साथ लगा सकते हैं? तो इसमें नो नहीं होगा, यस होगा। 2 पेनल्टी एक साथ लगा सकते हैं। कभी आप सोचो कि 2 से ज्यादा नहीं लगा सकते। ठीक है, क्या भारत के राष्ट्रपति भी आप पे पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। किस रूल में बताया गया है ऐसा? ऐसा है रूल 11 में। किसके? सीसीएस के सीसीए रूल्स में। कब आए भाई ये? 1 दिसंबर 1965 को आए थे आपके। तो रूल 11 के हिसाब से क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट से इंक्वायरी अथॉरिटी के सामने आने के लिए, जब उसको
इंक्वायरी अथॉरिटी लेटर भेजती है तो कितने दिन के अंदर अंदर उसने जो है इंक्वायरी के लिए आना होता है? 10 डेज के अंदर। ठीक है, इसका आंसर बच्चों आपका 10 डेज हो जाता है। ठीक है, अब एक टाइम लिमिट और भी है आपकी। अगर कोई आपने डॉक्यूमेंट दिखाना हो जिसकी वजह से गवर्नमेंट सर्वेंट को जो आपका मेंशन्ड नहीं है, तो उसके लिए भी 10 दिन का टाइम मिलता है। ठीक है, 10 दिन दोनों चीजों में याद रखना, किसी डॉक्यूमेंट को दिखाना हो तो भी और उस केस में भी। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट किसी बच्चे को एम्प्लॉयमेंट में नहीं रख सकता जिसकी एज रहेगी किससे कम रहेगी? 14 ईयर से बिलो। 14 ईयर से बिलो, ये आपको पता होना चाहिए, पढ़ा चुके हम पहले। ठीक है, अगर कोई अपील होती है किसी ऑर्डर के पेनल्टी के खिलाफ, तो जो अपीलेट अथॉरिटी है वो एवेल्युएट करेगी उसको, किसको? कि भाई ये अपील अगर बंदे ने लगाई है किसी ने, तो वो रूल है ना जो आपका अपीलेट अथॉरिटी करती है, वो रूल 27 में मेंशन्ड है कि जो अपीलेट अथॉरिटी है आपका उसको रिव्यू करेगी उस चीज को, पेनल्टी को। ठीक है बच्चों, ये आपने बताना जरूरी होता है। पनिशमेंट की कोई अथॉरिटी अगर आपने बतानी है, अगर आप टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हो तो कौन होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी पेपर में, टेली कम्युनिकेशन में। तो आपको बताना है वो एडवाइजर होगा। एडवाइजर कौन सा होगा? एचआरडी डिपार्टमेंट का। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के अंदर जो एडवाइजर होगा वो इस चीज के लिए बाध्य होगा, वो ये चीजें बताएगा। ठीक है, अपील जो होगी आप में किस तरह की लैंग्वेज को अवॉइड किया जाता है ये बोला जाता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी जवाब दे देगा। तो इसका आंसर जो निकलेगा ना आपका, डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज निकलेगी। कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज है अपील में आप यूज नहीं कर सकते, ये सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, अच्छा टाइम लिमिट बताना है। अगर आपने जो रिवाइज्ड पिटीशन है बिना किसी अपील के, अगर आप उसका रिवीजन करना चाहते हो विदाउट सबमिटिंग एनी अपील, तो 6 महीने से पहले पहले डेट ऑफ ऑर्डर के आप वो कर सकते हो। याद रखना 6 महीने से पहले पहले। ठीक है, वर्किंग वुमेन की हरासमेंट का क्वेश्चन आता है, वो आपको पता है, हम पहले ही बता चुके हैं। 3C के अंदर वो मेंशन है, किसमें है? रूल 3C में आ जाता है आपका, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है, अच्छा सोचो आप कोई एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फाइनल रिप्लाई जो है टाइम लिमिट बताना है उनको रिप्लाई भेजने का। अगर जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी दूसरे ऑफिस से लेनी है, अगर एमपी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया और एमपी के उस क्वेश्चन को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, सोचो वो बोलेगी कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से बात करके हम इसका जवाब देंगे, तो वो 30 दिन का टाइम होगा बस। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर? विद इन 30 डेज। ओके बच्चों, बाकी देखो आपके लिए स्पेशल मैसेज की बात करेंगे अब हम। जो स्पेशल मैसेज वीडियो कोई भी देखेगा ये सबके काम आएंगी, बस स्पेशली हम उन बच्चों की बात करेंगे जिनका आईआईटी रोपड़ का एग्जाम है जूनियर सुपरिटेंडेंट का। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम आपका कल है 13 नवंबर 2024 को। तो आपने विद कॉन्फिडेंस आपने जाना है, जो भी पीडीएफ्स आपको अवेलेबल हुई हैं उनके एमसीक्यू जरूर पढ़ के जाना, बिकॉज उसमें सारे के सारे वो एमसीक्यूज हैं जो पेपर्स में आए हैं और आपके भी इस पेपर में आएंगे। और होपफुली हम यही उम्मीद करते हैं कि वो क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट के साथ हमें दिखाएं कि जो हमने आपको करवाया या हमने आपको मॉक क्वेश्चन में भेजा और आपके पेपर में वो डायरेक्टली पूछा गया। ठीक है बच्चों, बाकी कंप्यूटर की भी क्लासेस हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वो क्लासेस भी आप देख के जा सकते हो कंप्यूटर की नॉलेज के रिलेटेड। बाकी सीसीएस रूल्स की बहुत सारी क्लास जो पेंडिंग पड़ी हैं आप उन्हें आज कवर कर सकते हो, बिकॉज आपके पास आज रात का टाइम है बस। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ विशेज हैं सारे के सारे बच्चों को, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने एक होप जनरेट की है अपने आप को एनरोल करने के लिए प्लस मेंबरशिप टेलीग्राम चैनल में। तो साथियों इसी तरह से क्लासेस आपकी आती रहेंगी। आपका सेशन है जो हेल्पफुल रहने वाला है सेक्शन ऑफिसर वाले बच्चों के लिए, जिनका एग्जाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर रिसर्च इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ लेगा
कब? 19 नवंबर को। तो इसी तरह से क्लासेस अवेलेबल होती रहेंगी। क्लासेस को आप रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। बाकी साथियों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू।